नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी तो किसकी सरकार बनेगी, इसे लेकर जब कयास लगाई जा रहे थे तो इस बीच छत्तीसगढ़ के सरकारी जनसंपर्क विभाग की ओर से जो जानकारी दी गई वह जानकारी न केवल हैरान करने वाली है बल्कि वह जानकारी काफ़ी कुछ इशारा कर गई कि इसका फायदा किस राजनीतिक दल को हो सकता है। दरअसल छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग ने बताया कि जो 90 विधानसभा सीटों का चुनाव हुआ है 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को, इन 90 सीटों में 50 सीटें ऐसी है जिसमें महिलाओं ने पहली बार पुरुषों से ज़्यादा मतदान किया है। अचानक छत्तीसगढ़ में ये ट्रेंड क्यों बदला? आमतौर पर होता यह है कि महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से कम होता है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में मातारी वंदन योजना को शामिल किया, पूरी 90 सीटों के लिए इस पर चुनाव का पहला चरण हो भी गया। 20 सीटों के जब मतदान हो गए तो उसके बाद कांग्रेस को भी समझ में आ गया कि इसका कितना फायदा भाजपा को मिल सकता है। यही कारण है कि उसके बाद अचानक वो 15,000 वाली गृह लक्ष्मी योजना भी जारी की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिस तरह से सर्वे हो रहे हैं और जो सर्वे एजेंसी अपने काम पर लगी है, इनसे हमारी लगातार बातचीत हो रही है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ट्रेंड क्या है, उनके हाथ में क्या आया। इस पर हमारी नज़र कोरबा पर गई, जहां कोरबा के अनेक मतदाताओं ने बताया कि उनके पास लगातार फोन कॉल आ रहे हैं, अनजान कॉल आ रहे हैं। कुछ लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट किसे दिया गया। जब हमने और गहराई से पड़ताल की गई तो कुछ लोगों ने दबी जुबान में बताया कि मौजूदा मंत्री जय सिंह अग्रवाल इस काम में लगे हैं। हालांकि इसमें क्या सच्चाई है इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष इस सर्वे को लेकर खासा परेशान है। यहाँ लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिलेगा और कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है। दरअसल ये फायदा नुकसान वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2018 में जिस तरह से कांग्रेस को 67 सीटों पर विजय मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटों विजय मिली थी, ये मामला भाजपा के लिए भी सबसे न्यूनतम रहा। इसका अनुमान राजनीतिक पंडितों को भी नहीं था। यही कारण है कि अब जब परिस्थितियां बदली हुई है, केंद्र की ओर से जो घोषणा की गई, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आकर जो घोषणा कर गए और लगातार जिस तरह से उन्होंने प्रहार किया और इस बीच जिस तरह से ईडी की एंट्री हुई और अचानक चुनाव प्रचार के दौरान ही ईडी ने जो आरोप पत्र दाखिल किया जिसमें 508 करोड़ रुपए साफ तौर पर मिलने का लिखित आरोप लगाया, कुछ साक्ष्य भी प्रस्तुत किए और शुभम सोनी का एक चर्चित वीडियो भी आया जिसे पूरी दुनिया ने देखा। यह मामला छत्तीसगढ़ से कहीं आगे राष्ट्रीय राजनीति में भी चर्चा का केंद्र बना रहा। लेकिन इस बीच महिलाओं ने जिस तरह का वोट दिया, महिलाएं आमतौर पर चुप रहती है, जल्दी रिएक्शन नहीं करती। ये कारण है कि सर्वे में लगी हुई एजेंसियों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। 10 में से कोई 1 या 2 ही जवाब देता है। अक्सर लोग फोन काट देते हैं, कोई उत्तर नहीं देते और यदि उत्तर दे भी दें तो उसकी क्या गारंटी कि वो सही उत्तर दे रहे हैं। ऐसे सर्वे कितने प्रामाणिक होते हैं इस पर उंगलियां उठाई जाती रही है। लेकिन यदि हम पुराना ट्रेंड देखें तो हमें लगेगा कि अब जो एग्जिट पोल आते हैं वो गलत नहीं होते। हालांकि 30 नवंबर तक इस पर बैन लगी हुई है। यही कारण है कि सर्वे में लगी हुई एजेंसियां अपनी वो जानकारी अधिकृत रूप से सामने नहीं प्रस्तुत कर रही, लेकिन जो जानकारियां आ चुकी है उसका क्या होगा। हालांकि ये जानकारी सत्ता शीर्ष में बैठे हुए नेताओं के पास भी है और ऐसे लोगों के पास भी है जो रणनीति का अहम हिस्सा है। यदि मैं महिला मतदाताओं की बात करूं तो जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 50 विधानसभा क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया है। जिन सीटों में महिला मतदाताओं ने ज्यादा मतदान किया है वो सीटों के नाम आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। भरतपुर, सोनत, प्रतापपुर, रामानुजगंज, सामरी, लुंड्रा, अंबिकापुर, सीतापुर, जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, लैलूंगा, सारंगढ़, खरसिया, धरमजयगढ़, रामपुर, पाली, तानकार, जयजयपुर, मरवाही, सरायपाली, बसना, खल्लारी, महासमुंद, बिलाईगढ़, राजिम, वृंदा, नवागढ़, सिहावा, डोंडी, लोहारा, गुंडरदेही, संजारी, बारोद, धमतरी, दुर्ग शहर, पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राधनगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, मोला, मानपुर, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकोट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा, ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया। छत्तीसगढ़ में कुल 2 करोड़ 3 लाख से कुछ ज्यादा मतदाता है, लेकिन हैरान करने वाली बात है कि इनमें से 48 लाख लोग मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचे। छत्तीसगढ़ में कुल मतदान हुआ 1 करोड़ 55 लाख 61 हजार
460 वोटों का, जिसमें 77,48,612 पुरुष मतदाता और 78,12,631 महिला मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा एक बात यहाँ और गौर करने वाली है कि जिन 90 सीटों का चुनाव हुआ, जिसमें 7 नवंबर को जो 20 सीटों का चुनाव हुआ था, वो करीब 78% मतदान था, जबकि दूसरे चरण में जो मतदान हुआ वो मतदान का प्रतिशत जो सामने आया वो है 75.88%। कुल मिलाकर औसत 76.31% मतदान हुआ, जबकि 2018 में 76.88% मतदान हुआ था। इस तरह से यहाँ स्पष्ट है कि जो नक्सल प्रभावित इलाके थे, जहाँ 20 सीटों का मतदान हुआ, वहाँ लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। आदिवासी इलाकों में इस तरह से बढ़ा हुआ मतदान भाजपा के रणनीतिकार अपने पक्ष में मान रहे हैं, जबकि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल फिलहाल अपनी बढ़त मानकर चल रहे हैं। ऐसा उन्हें मानना भी चाहिए, तभी तो राजनीति में वो कायम है। दरअसल ऐसी सकारात्मक सोच को प्रदर्शित करना उनकी मजबूरी है, जबकि हकीकत वो भी जानते हैं कि क्या से क्या हो गया, किसकी सरकार बन रही है। इसके लिए कयासों से कहीं आगे लगभग जानकारी तो उन्हें भी हो चुकी है कि हालात किस कदर परिवर्तित हो चुके हैं। ऐसे ही हालातों को ध्यान में रखते हुए उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव खुलकर अपनी बात कर रहे हैं। सबसे आगे खुद को रेस में मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। सिंहदेव के उस बयान के बाद कांग्रेस के अंदर खाने कुछ घमासान मचा हुआ है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है, जिसमें 25 मई 2013 को हुए झीरम कांड में एनआईए के द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका को खारिज करते हुए राज्य सरकार की पुलिस को ही आगे जांच करने की अनुमति दी गई। इसे कांग्रेस और भाजपा अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार इस मामले में हमलावर रही है, वहां से प्रतिक्रिया आने में देर नहीं की गई। 21 नवंबर के इस आदेश के बाद शाम होते तक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपनी पार्टी का पक्ष स्पष्ट कर दिया। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि इस पूरे झीरम कांड में कोई एक व्यक्ति सबसे ज्यादा संदिग्ध माना गया, तो वो है मौजूदा सरकार में मंत्री रहे कवासी लखमा, जो उस पूरे झीरम कांड के दौरान प्रदेश अध्यक्ष उस समय के कांग्रेस के नंद कुमार पटेल के साथ थे। उनके लड़के दिनेश पटेल भी उनके साथ थे। वो नक्सलियों से बात करते रहे, स्थानीय बोली भाषा में उन्होंने जो कुछ बात की, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि उन्होंने नक्सलियों से क्या बात की। कवासी लखमा के बयान के आधार पर ही जांच आगे बढ़ रही थी। जिस वक्त हमला हुआ, कवासी लखमा को एक खरोंच तक नहीं आई। उस समय वो विधायक थे बस्तर के कोंटा इलाके से, 5 बार के वो विधायक हैं, लेकिन वो अस्पताल में बाकायदा भर्ती भी होते हैं और उनसे मुलाकात करने के लिए चरणदास महंत फौरन अस्पताल जाते हैं। और अस्पताल जाने के बाद उन्होंने जो कुछ बातें की, उनके जेब में जो कुछ डाला, जिस तरह से उन्हें मारने के लिए हाथ उठाया, वो सब कुछ सोशल मीडिया में आज भी उपलब्ध है। हमने पहले भी इस विषय पर चर्चा की थी। आज यह विषय फिर से एक बार प्रासंगिक है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से इस हमले में मारे गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा के बेटे छविंद्र कर्मा ने भी इस मामले में कवासी लखमा की भूमिका पर बाकायदा मीडिया के सामने प्रश्न खड़ा किया था। कवासी लखमा ने चरणदास महंत को क्या कुछ कहा था, इसे गहराई से जानने समझने की जरूरत है। मैं तो नहीं है। कौन गया? कौन ले गया? पता नहीं था कितने पत्ता लगने से कैसा ले जाता था। किसी से बात नहीं करो। सिर्फ वो एजेंसी जो जांच करने आएगी उसी से बात करो, कोई पत्रकार से बात नहीं करो। अपने लोग बात करो, पत्रकारों से बात करो। इससे पत्रकारों से मिलने की जरूरत नहीं है। अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति आ रहा है हमारे कांग्रेस पार्टी में, वो मिले, उनका प्लीज। मैंने कभी भी मैं लखमा जी को मैंने साइड करके बात नहीं किया। मैंने उस दौरान भी बात किया था कि लखमा जी का भी नार्को होना चाहिए, और जितने जो उस दौरान के जो लीडर्स भी रहे हैं उनका भी नार्को होना चाहिए। अच्छा, सभी का होना चाहिए, जिससे कि एक क्लियर तो होगा। हाँ, चीजें बाहर निकलेगी कि सच क्या है। हालांकि झीरम कांड को 10 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, जिसमें कांग्रेस के
30 नेताओं के अलावा कई सुरक्षाकर्मी मारे गए। हर साल 25 मई को उन्हें याद किया जाता है। कुछ रस्म अदायगी भी होती है और राजनीतिक बयान भी आते हैं। इस मामले में सीएम भूपेश बघेल ने हाल में ही जो बयान दिया था उस पर भी गौर करना चाहिए और भाजपा की ओर से बृजमोहन अग्रवाल का जो पलटवार आया था, इन दोनों ही बयानों को आप गौर करें, एक एक शब्द पर ध्यान दें। पूछ के क्यों, पटेल कौन है, दिनेश पटेल कौन है, कर्मा कौन है, बंटी कर्मा कौन है, ये पूछ के नक्सली मारे थे। कभी आज तक के नक्सली ऐसा किए हैं? वो कहते हैं कि एक एक का नाम लेकर पूछ कर उन्होंने मारा है, तो नाम बताने वाला शख्स कौन था? झीरम कांड के असल गुनाहगार कौन है, इस साजिश में कौन कौन शामिल था, इस पर एक नहीं सैकड़ों बार प्रश्न खड़े किए जाते रहे हैं। हर बार यही प्रश्न खड़ा होता है कि किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी यात्रा जब सुकमा से आगे झीरम की तरफ जा रही थी तो अचानक कैसे चले गए। प्रश्न यह भी खड़ा किया जाता है कि अमित जोगी जो कुछ दिन पहले उसी क्षेत्र में यात्रा करके लौटे थे, वो आसानी से कैसे यात्रा कर लिए। प्रश्न इस पर भी खड़ा होता है। पूर्ववर्ती रमन सरकार के द्वारा मई 2013 में ही कोई आशीर्वाद यात्रा निकाली गई थी, तब पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस की जब परिवर्तन यात्रा निकाली गई तो सुरक्षा बल तो थे लेकिन संख्यात्मक रूप से, अनुपातिक रूप से उतनी संख्या नहीं थी, ऐसा कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जाता है। ऐसी ही कमजोर सुरक्षा व्यवस्था के कारण हमले आसानी से हो गए, जब सैकड़ों की संख्या में नक्सली बाकायदा एम्बुश लगाकर नाम पूछ कर हमले करते रहे। इस पर सीएम भूपेश बघेल के अलावा तमाम कांग्रेसी आज भी प्रश्न खड़ा करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक असल गुनाहगारों का नाम कैसे सामने नहीं आया। हालांकि दावा किया जाता है कि इस हमले में शामिल अनेक नक्सली गिरफ्तार हुए हैं, कुछ लोग मारे गए हैं, लेकिन पूरी साजिश का भी खुलासा होना बाकी है। इस पर आगे क्या कुछ होता है हमारी निगाह लगी रहेगी। फिलहाल सबका ध्यान 3 दिसंबर पर है, जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, जहां से न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश की राजनीति की दशा और दिशा भी तय होगी। खासकर कांग्रेस की भूमिका एनडीए अलायंस में तय होगी। यदि कांग्रेस यहां से कुछ लूज करती है, जैसा कि पिछले 2018 के चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सफलता मिली थी, जबकि तेलंगाना और मिजोरम में वहां की स्थानीय पार्टियां ही विजय होगी, ये अभी से ही अनुमान के आधार पर और तकनीकी आधार पर तय माना जा रहा है। चुनाव से ऐसी बनती बिगड़ती तस्वीरों के बीच सबका ध्यान राहुल गांधी के एक बयान पर गया, जब वर्ल्ड कप देखने हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन्हें विश्व के 12 देशों ने सर्वोच्च सम्मान दिया है, उन्हें पनौती बताया है कि वो वर्ल्ड कप मैच देखने गए थे तो इसलिए हमारी टीम हार गई, भारत की टीम हार गई, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। पनौती शब्द का इस्तेमाल कब और कहां किसके लिए किया जाता है यह आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जिस व्यक्तित्व को पूरा विश्व मानता है, जिसके व्यक्तित्व का डंका न केवल भारत बल्कि विदेशों में बसता है, 12 देशों ने सर्वोच्च सम्मान दिया, ऐसे में अपने ही देश के प्रधानमंत्री को पनौती कहना कहां तक जायज है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। दरअसल लगातार राजनीति को बुरे लोग जानबूझ के इस तरह से बदनाम करते हैं कि जिससे अच्छे लोग राजनीति में आ नहीं सकें। लेकिन अब देश बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। भारत एक युवा देश है, दावा किया जाता है कि यहाँ की 70% आबादी 35 साल से नीचे है। ऐसी ही यंग और युवा सोच के साथ जब भारत आगे बढ़ रहा है, तब हमें भी समझना होगा कि राजनीति के माध्यम से हम देश और समाज का कैसे और कितना भला कर सकते हैं। आखिर ईमानदार और अच्छे लोगों को राजनीति में क्यों नहीं आना चाहिए। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा लंबे समय तक मजबूती से बना रहे। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।